वैसे तो भारत में सैकड़ों किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी राजा महाराणा जोधा द्वारा बनाए गए इस किले का हर भाग राजस्थानी कला संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। फिर चाहे जोधपुरी पत्थर का उपयोग करके हाथ से बनाए गए सुंदर झरोखे व जालियां हों, यहाँ के विशाल दरवाजे हों या फिर यहाँ के खूबसूरत महल। यहाँ बने शीश महल में अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। 18वीं शताब्दी में बनाए गए इस बेहद खूबसूरत फूल महल में कुल मिलाकर 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ जो कांच लगे हैं खास तौर पर बेल्जियम से मंगवाए थे। इन सभी चीजों के अलावा आपको इस किले में हाथियों के हौदे, बेशकीमती पालकियां, महाराजाओं के हुक्के और उनके बचपन के पालने और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राजपूत और मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आ गया हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट और इससे जुड़े रोचक इतिहास और तथ्यों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बात है 1808 की, जब राजा ने जयपुर की रियासत को हराकर इस गेट का निर्माण करवाया था विजय के रूप में। इसलिए इस गेट का नाम विजयपोल रखा गया, यानी जीत का प्रतीक। इस गेट के मुख्य द्वार पर आपको चित्रकारी देखने के लिए मिल जाएगी। इस गेट के पास आपको ये छतरी दिखाई दे रही है। यह छतरी ऊंची याड़ा के ठाकुर खींची दुर्गादास जी की छतरी है। बताया जाता है जयपुर की रियासत ने जब इस महल पर अटैक किया था तब दुर्गादास जी लखनापोल के पास वीरगति को प्राप्त हो गए, इसलिए यहाँ उनकी याद में इस छतरी का निर्माण कराया है। यह दरवाजा इस किले का सबसे नया दरवाजा है। इसी जयपोल के अंदर आपको टिकट घर दिखाई देगा, वहां से आप 200 रुपए का टिकट लेकर किले में प्रवेश कर सकते हैं। सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला रंगवा लिया था और यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी, जो अब राजस्थान का हिस्सा है। पहले मारवाड़ पर राज था राठौर वंश के सूर्यवंशी राजपूतों का। इसी वजह से उन्होंने गढ़ का नाम रखा मेहरान, जो संस्कृत शब्द मेहर यानी सूर्य से बना है। यह किला जिस पहाड़ी पर बनवाया गया है उस पहाड़ी का नाम भागड़ चिड़िया हुआ करता था। 26 एकड़ में फैला मेहरानगढ़ किला, जिसकी लंबाई 500 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और 325 फीट ऊंचाई है। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है, जिसे राव जोधा ने 12 मई 1459 यानी 12 मई 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की। जोधपुर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सूर्य नगरी और नीली नगरी। यहाँ के घरों में लगे छेतर के पत्थर शहर की खूबसूरती और बढ़ाते हैं। जोधपुर की पॉपुलेशन की बात की जाए 2024 की जनगणना के अनुसार तो जोधपुर की पॉपुलेशन 3.1 मिलियन है। जोधपुर के महान मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1459 से होते होते 1940 में कंप्लीट हुआ और इसे 34 राजाओं ने अपने अपने हिसाब से बनवाया था। आखिरी में अभी वर्तमान के राजा हैं महाराजा गज सिंह द्वितीय, जो कि उम्मेद भवन में निवास करते हैं। यहाँ से आप लिफ्ट का भी उपयोग करके किले के ऊपरी भाग तक पहुँच सकते हैं, जिसका टिकट मात्र 50 रुपए पर पर्सन रखा गया है। आइए अब आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सन 1808 में जयपुर की सेना द्वारा इस किले पर अटैक हुआ था। उस समय जोधपुर की सेना के सेनापति भूरे खां थे। उन्हीं की वजह से जोधपुर को जीत मिली और यहीं भूरे खां वीरगति को प्राप्त हुए। इसी वजह से राजा ने यहाँ उनकी मजार भी बनवाई है। यह जो सामने आप देख रहे हैं भूरे खां की मजार है। ये जो आपको द्वार नजर आ रहा है इसको बोला जाता है डेढ़ कांगला पोल। इसको हम लखना पोल भी बोलते हैं। सन 1808 में जयपुर की रियासत द्वारा जोधपुर पर आक्रमण किया गया। उसी आक्रमण के कुछ सबूत आपको इन दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो निशान या छेद आप देख रहे हैं ये सभी गोला बारूद द्वारा आक्रमण के निशान हैं। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको बोला जाता है चौके वाला बाग। इसके अंदर उस समय फूल उगाए जाते थे, जिसकी खुशबू से इस हिस्से का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाया करता था और इसी हिस्से में राजकुमार और राजकुमारी अपना समय बिताया करते थे।
यह किला 1459 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ यह किला काफी बड़ी और मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस किले से जोधपुर का बेहतरीन नजारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखाई देता है। जोधपुर की विशेषता है यहाँ बनी कृत्रिम झील और कुएं। इन सब के बावजूद भी यहाँ पानी की कमी अधिकतर महसूस की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि इनके पीछे एक श्राप लगा है जो कि एक संत ने राव जोधा को दिया था। वो श्राप क्या था मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस सामने वाले गेट को कहा जाता है अमृत पोल, जो कि इस किले का दूसरा दरवाजा है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आप इस किले के मुख्य द्वार पर पहुँच जाएंगे, जिसको कहा जाता है राव जोधा जी का फालसा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस किले की नींव यहीं से शुरू होती है। इस किले की नींव में एक जिंदा इंसान को उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। इसकी भी एक कहानी है, तो आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राव जोधा जी का फालसे के बाद में अब हम पहुंचे हैं किले के तीसरे दरवाजे पर, जिसको बोला जाता है लोहा पोल यानी कि आयरन गेट। इस किले में शाही प्रवेश करने का यह पहला दरवाजा है, इसलिए आप देखेंगे इसको सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। अगर कोई भी दुश्मन तेजी से यहाँ पहुँच भी जाए तो अचानक से यहाँ तीव्र मोड़ का सामना करके रुकना पड़ जाए। इस तीव्र मोड़ पर बने लोहा पोल को दुश्मन के तेज गति वाले आक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए बनाया गया था। इस गेट पर बनी जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, इसको इसलिए बनाया गया था कि दुश्मन के हाथी दरवाजा तोड़ने के लिए टक्कर मारे तो वह उनकी खाल में घुस जाए और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाए। तो यह उस जमाने में एंटी एलिफेंट गेट हुआ करते थे। आप देखेंगे कई सारे हाथ के निशान बने हुए हैं, तो यह सारे निशान जोधपुर के महाराजाओं की विधवाओं के हैं। पुराने समय में राजा की मृत्यु के बाद जब उनकी अर्थी को ले जाया जाता था तो रानियां अपने हाथों को सिंदूर से रंगकर पहले यहाँ पर अपने हाथ के निशान लगाया करती थीं और उसके बाद वह राजा की चिता में जिंदा जलकर सती हो जाया करती थीं। अब हम जा रहे हैं सूरज पोल के अंदर होते हुए श्रृंगार चौक की तरफ। यहाँ से इस किले का म्यूजियम पार्ट शुरू होता है। पहले इसी चौक में राजाओं के राज तिलक हुआ करता था। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो लास्ट राजा हैं महाराजा गज सिंह, उनका लास्ट राज तिलक 1952 में यानी 1952 में हुआ था इसी कोर्टयार्ड में, जब वो सिर्फ 4 साल के थे। यहाँ आप देखेंगे उनकी तस्वीर भी लगी है और पास में ही उनके फादर महाराजा हरमन सिंह की तस्वीर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इसी वजह से महाराजा गज सिंह को 4 वर्ष की आयु में राजा बनाया गया था। इसी भाग में आप देखेंगे ऊपर खिड़कियां बनी हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन जोधपुरी पत्थर से बनवाई गई हैं। इन खिड़कियों में छोटी छोटी जालियों का काम हाथ से किया गया है। इन खिड़कियों का काम सिर्फ वेंटिलेशन और रानियों द्वारा इस कोर्टयार्ड में होने वाला प्रोग्राम देखने के लिए काम आता था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलिफेंट पौधी। आइए अब आपको इस श्रृंगार चौक पर बने राजाओं द्वारा युद्ध व शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी के हौदों का संग्रहालय दिखाता हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। हौदा हाथी की पीठ पर रखकर कसा जाने वाला एक आसन होता है, जिसके चारों तरफ रोक लगी रहती है और जिस पर पीठ टिकाने के लिए गद्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो हौदा आप देख रहे हैं, इसमें सामने की गद्दी पर राजा बैठा करते थे और पीछे वाली गद्दी पर उनका सेवक बैठा करता था। तो इस संग्रहालय में रखे गए हौदों के ऊपर आपको इस तरह से शेर की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। शेर को जंगल के राजा का दर्जा दिया जाता है। इसी वजह से जोधपुर के राजा के लिए बनाए गए यहाँ रखे लगभग सभी हौदों पर शेर की शाही प्रतीक चिन्ह को बनाया जाता था। यह वाला हौदा काफी खास माना जाता है, क्योंकि इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को उनके जन्म दिवस 26 दिसंबर 1657 यानी 26 दिसंबर 1657 के दिन उपहार में दिया था। इस हौदे पर चांदी की पॉलिश और नक्काशीदार परत चढ़ाई गई है और इसमें फूल पत्तियों की सुंदर नक्काशी भी की गई है। यह हौदा यहाँ के सभी हौदों से अलग है, क्योंकि यह रानियों के इस्तेमाल में लिया जाता था। इसके ऊपर में आप देखेंगे मखमल की छतरी बनाई गई है और नीचे में इसके गोल्ड प्लेटिंग भी की गई है। यह थे शाही परिवार के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के हौदे। तो आइए अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ बने पालकी खाने में। तो मध्यकाल में जब राजा और रानियां एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे।
यहाँ पर जो खुली हुई पालकी आपको दिखाई देगी उनको राजा इस्तेमाल किया करते थे और बंद वाली पालकियों को रानियां इस्तेमाल किया करती थी। और क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी तो रानियों को पुरुष की नजर से बचाने के लिए इन बंद पालकियों में ले जाया जाता था। और एक खास बात यह है कि इन पालकियों को उठाने वाले सेवकों को चलने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। इसकी वजह से वो सभी एक लय में चला करते थे, जिनसे कि इन पालकी के अंदर बैठे राजा रानी को बिना झटके लगे आरामदायक सवारी मिलती थी। आइए अब चलते हैं इस किले में बने दौलत खाने की तरफ। इसको कहा जाता है दौलत खाना चौक। और उस जमाने में राजा महाराजाओं की जो भी दौलत हुआ करती थी, जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, वह सारी की सारी सामने बने इस दौलत खाने में रखी जाती थी। इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए बाहर में सैनिक तैनात रखे जाते थे और किसी को भी इसके अंदर आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। आइए अब आपको इस दौलत खाने के अंदर लेके चलता हूँ और राजा महाराजाओं की बहुमूल्य दौलत दिखाता हूँ। तो यहाँ इस दौलत खाने में रखा गया महाडोल, महा का मतलब होता है बड़ी और डोल का मतलब होता है पालकी। तो यह उस जमाने में उपयोग में लाए जाने वाली सबसे बड़ी पालकी हुआ करती थी। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने सन 1730 में जब गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, तब वहां से महाडोल को लूटकर यहाँ लाए थे। इस खूबसूरत महाडोल को मुगल और गुजराती दोनों ही शैलियों से मिलाकर प्योर गोल्ड से बनाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि राजा इसका इस्तेमाल सिर्फ खास अवसरों पर ही किया करते थे, जैसे कि त्योहारों पर या किसी भी दूसरी प्रजा के राजा से मिलने के लिए। इस बेशकीमती पालकी को हिंदी में पालकियों का महल और अंग्रेजी में पैलेस ऑफ द पैलिक्यूज कहा जाता है। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहा जाता है तोरण। जब राजपूतों में शादियां होती थी, घर के दरवाजे के ऊपर उस तोरण को लगाया जाता था। जब दूल्हा जब बारात लेकर दुल्हन के घर आता था तो अपनी तलवार से वह 7 बार इस तोरण को छूता है। उसके बाद दूल्हे को दुल्हन के घर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इसके बीच में आपको गणेश भगवान की एक आकृति दिखाई देगी, जो कि एक अच्छी शुरुआत के लिए मानी जाती है। और दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ शस्त्र, कटार जैसे तलवार। यहाँ पर कई सारी तलवारें भी रखी गई हैं। यह धार वाली तलवार महाराजा अजीत सिंह के लिए बाटे स्टील का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और इसके बगल वाली तलवार महाराजा अभय सिंह जी के लिए। और इसके ठीक आगे तीसरे मुगल बादशाह अकबर की तलवार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले कटार रखी गई है, जिसको कमर में छुपा कर रखा जाता था। उसके बाद में जो ढाल रखी गई है वह प्योर लेदर की बनाई गई है। आपको जो हेलमेट दिखाई दे रहा है, ये सर के साथ नाक की भी सुरक्षा किया करता था। यह है अंकुश, जो कि हाथी को नियंत्रण रखने के लिए महावत अपने साथ रखा करते थे। और इसके पीछे उस जमाने में एक बंदूक भी रखी जाती थी। यह जो किनारे में मुफ्तल लगे हैं, इससे रानियां उस समय में व्यायाम किया करती थी। यहाँ पर रखे गए चांदी से बनाए गए तरह तरह के हुक्के। आगे बढ़ने पर यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया राजा का खूबसूरत गाउन यानी कि बोगा भी दिखाई देगा, जिसमें रेशम और सोने से जरदोई का काम किया गया है। यहाँ पर आपको कर्नाटका के बीदरी बेयर यानी कि बीदर की कारीगरी से बनाई गई कुछ खूबसूरत वस्तुएं भी दिखाई देंगी। भारत में रेल सुरक्षा 1853 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे 1882 में बनाए गए मारवाड़ के पहले स्टेशन राई का बाग का मॉडल भी हाथी के दांत से उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र तरह का ताला रखा गया है, जिसमें 4 चाबियां लगी हैं। इन तालों की चाबियां अलग अलग 4 लोगों के पास रहा करती थीं। जब इनमें चारों चाबियां लगाई जाती थीं, तभी इनको खोला जा सकता था। इसी के बगल में रखे हैं पैडलॉक, जो कि इस किले में बड़े बड़े दरवाजों को बंद करने के लिए लगाए जाते थे। यहाँ पर अलग अलग काल के सिक्के भी रखे गए हैं, जिसमें से आपको अंग्रेजों के समय में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के नजर आएंगे। फिर रखे गए हैं विभिन्न रियासतों के और मारवाड़ के सिक्के, और सामने में आपको मुगल काल के सिक्के भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे शिव की पत्नी पार्वती माता का अवतार गणगौर माता की प्रतिमा भी लगाई गई है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर माता की पूजा करती हैं और अविवाहित महिलाएं इनकी पूजा एक अच्छे वर पाने के लिए किया करती हैं। आइए अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ के दरबार हॉल में, जिसमें मारवाड़ की जीवन शैली और खूबसूरत पेंटिंग दर्शाई गई है। इन सभी पेंटिंग को राइस पेपर पर बनाया गया है और हैरानी की बात यह है कि यह पेपर कभी खराब नहीं होता। इन सभी पेंटिंग को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों के साथ ही साथ सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है और केमिकल का उपयोग इसमें से किसी भी पेंटिंग में नहीं किया गया है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको शीश महल यानी मिरर ऑफ फ्लेश।
तो यह है 17वीं शताब्दी में बनवाया गया मेहरानगढ़ किले का बहुत ही खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह ने बेडरूम के रूप में बनवाया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन के रूप में इस्तेमाल में करने लगे। यही वजह है इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए और मोमबत्ती जलाई जाती थी तो यह पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको फूल महल। आइए अब आपको इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है फूल महल यानी पैलेस ऑफ द फ्लावर्स। इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में राजा बैठा करते थे और उनकी पसंदीदा नर्तकी उनके लिए यहाँ घंटों तक नृत्य किया करती थी। संगीतकार गाना बजाया करते थे और कभी अपनी कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। आप देखेंगे कि इस फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और इसमें कई जगहों पर प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस महल को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी, इस फूल महल की छत पर जो सारा सोने का काम है उसमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जितने भी रंग बिरंगे ग्लास आपको नजर आ रहे हैं यह सभी बेल्जियम से मंगवाए गए थे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग काल के राजाओं की तस्वीरें भी यहाँ बनाई गई हैं और इसके थोड़ा नीचे की तरफ विभिन्न प्रकार की सुंदर पेंटिंग भी बनाई गई हैं। आइए अब आपको लेके चलता हूँ इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। यहाँ बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं, नीचे से दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। तो अब हम इस किले के सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं। यहाँ से नज़ारा सच में देखने लायक है। अगर आपको फोटोज वगैरह खिंचवाना अच्छा लगता है तो इस जगह पर आपको आकर काफी अच्छा लगेगा। इसी मंजिल के ऊपर आर्मरी सेक्शन यानी शस्त्रागार भी बनाया गया है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ आर्मरी यानी कि शस्त्रागार। आइए आपको अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच और कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें, फरसे और कुल्हाड़ियां और शिकार करने के लिए भाले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए आपको दिखाता हूँ इस किले का एक और खूबसूरत महल, जिसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौर शासक महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल में लाया करते थे और आप देखेंगे इसके हिस्से को अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसको सजाया गया है। तो न सिर्फ इनकी दीवारों और छत पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर कोई भी कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाए गए हैं। यहाँ पर राजा के लिए बनाए गए बिस्तर के ऊपर एक हाथ से खींचने वाला पंखा भी लगाया गया है। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो एक और जगह आपको यहाँ से जोधपुर शहर का सुंदर नजारा एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से थोड़ा चलते ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देंगी और किले के इस हिस्से का निर्माण तभी करवाया गया था जब दौलत खाना बनवाया गया था। यह है इस किले का अगला हिस्सा, जिसको कहा जाता है झांकी महल। जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको हाथ से चलने वाले तरह तरह के पालने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यह सामने रखा गया पालना बिजली से चलता है। तो यह यहाँ का खास पालना है और इसको 1948 में जोधपुर के वर्तमान राजा गज सिंह के जन्म के समय में सरकारी संस्था PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग ने शाही परिवार को गिफ्ट किया था। आइए अब आपको महल के उस हिस्से में लेकर चलता हूँ जिसको कहा जाता है होली चौक। इस कोर्टयार्ड में शाही परिवार की महिलाएं यानी कि रानियां, पटरानियां और उनकी दासियां होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया करती थीं और इसी वजह से इसको होली चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक पर पुरुषों को आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, इसलिए यहाँ के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए पुरुष पहरेदार की जगह किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। यहाँ आप देखेंगे इन खिड़कियों, दरवाजे और इसके सामने बने अशनुमा डिजाइन वाले गेट्स को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इसके बाहर में कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन जालियों और झरोकों को बहुत ही सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। इस कोर्टयार्ड में संगमरमर का फर्श बनाया गया है और इसके बीच में उभरा हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसको पूजा अर्चना करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मोती महल। किले के इस भाग को कहा जाता है मोती महल और इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इसी मोती महल में राजा मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे और इस सामने वाली जगह पर राजा बैठा करते थे और नीचे सामने रखी गई गद्दियों पर उनके मंत्री बैठा करते थे।
और उस तरफ जो आपको कांच की खिड़कियां नजर आ रही हैं, उसके पीछे सीक्रेट बालकनी बनाई गई है। इन खिड़कियों के पीछे बनी बालकनी में बैठकर रानियां यहाँ होने वाली खास बातों को सुना करती थीं और वह उसके बाद राजा को अपनी सलाह भी दिया करती थीं। इस मोती महल को भी अलग अलग रंगों के कांच का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अब हम चल रहे हैं जनाना महल। अब हम किले के एकदम नीचे वाले भाग में पहुंच गए हैं, जो है मोती महल के पास बना हिस्सा, जिसको कहा जाता है जनानी हेड़ी यानी कि फीमेल गेट। तो ये है किले का सबसे पुराना भाग, जिसका निर्माण कार्य 1459 में शुरू किया गया था। अभी हमने किले के अलग अलग भाग देखे, इनमें से कोई 300 साल कोई 400 साल पुराना था, लेकिन ये वाला हिस्सा 550 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि किले के इस भाग में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित हुआ करता था। इसके सामने वाले दरवाजे का प्रयोग करके महिलाएं अंदर आया करती थी। यहाँ ऊपर में जो आपको आर्चेस नजर आ रहे हैं, इनमें से कई आर्चेस नीचे गिर गए थे, इस वजह से यहाँ नए आर्चेस लगाए गए हैं। चलते चलते मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस किले में कई हिंदी मूवी के सीन्स भी फिल्माए गए हैं, जैसे हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, आवारापन, शुद्ध देसी रोमांस और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आइए अब मैं बताता हूँ इस किले को एक शापित किला क्यों कहा जाता है। कि जोधपुर में आने से पहले राठौर वंश के राजा मंडोर से राज किया करते थे, जो कि जोधपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन से नजदीक होने की वजह से राव जोधा को मंडोर एक सुरक्षित स्थान नहीं लगता था। तो राव जोधा एक ऊंचाई पर बने सुरक्षित स्थान की खोज करते करते जब इस पहाड़ी पर पहुंचे, उनको यह जगह काफी सुरक्षित लगी, जिसके बाद उन्होंने पहाड़ी पर अपना किला बनाने का निर्णय लिया। उन दिनों इस पहाड़ी का नाम भाकुर चिड़िया हुआ करता था और यहाँ एकमात्र निवासी चिड़ियानाथ जी के नाम से संत हुआ करते थे, जिसको यहाँ के स्थानीय लोग काफी मानते थे। जब राव जोधा यहाँ किले की शुरुआत करने आए तो चिड़ियानाथ जी यहाँ पर ध्यान में व्यस्त थे। राव जोधा ने कहा कि आप कहीं और जाकर ध्यान कीजिए, क्योंकि इस जगह पर मैं अपना किला बनाकर अपनी राजधानी स्थापित करूंगा। चिड़ियानाथ जी ने राव जोधा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राव जोधा ने कई बार इनको हटाने की कोशिश की, वह फिर भी नहीं माने। अंत में राव जोधा ने करणी माता की मदद से चिड़ियानाथ जी को इस पहाड़ी से हटा दिया। यह बात से चिड़ियानाथ जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राव जोधा को श्राप दे दिया कि आपका किला हमेशा पानी की कमी का सामना करेगा। मारवाड़ क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से ग्रस्त था, इसलिए राव जोधा ने इसका हल निकालने के लिए देवताओं से पूछा कि श्राप का प्रभाव कम करने के लिए मैं क्या करूं। उसके बाद देवताओं ने उनको सलाह दी, अगर आप किले के नीचे नींव में किसी जिंदा इंसान की बलि देते हैं तो इस श्राप का प्रभाव कम पड़ जाएगा, लेकिन बलि देने वाले इंसान की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। जिसके बाद राजा राम मेघवाल नाम के एक इंसान ने इस किले की नींव में अपनी इच्छा से अपनी बलि दी, जिसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे उनकी याद में बनाया गया एक शिलालेख दिखाई देगा। मृत्यु से पहले राजा राम मेघवाल को वचन दिया गया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और राठौर वंश के राजा हमेशा उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। राजा राम मेघवाल के परिवार को जोधपुर में जमीन दी गई और आज भी उनके वंशज सूरसागर के पास रामबाग में रहते हैं। तो उस जमाने में किले की नींव इसी जगह पर रखी गई थी और इसी वजह से यहाँ आपको राव जोधा का फालसा लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब होता है राव जोधा गेट। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।